नमस्ते बच्चों। कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हमने हिमालय की बेटी का पाठ आरंभ किया था तथा कल हमने यह जाना था कि किस प्रकार इस पाठ का शीर्षक है हिमालय की बेटियां, जो कि नागार्जुन द्वारा रचित है, जिसमें हमने ये जाना कि किस प्रकार से हिमालय से दो प्रमुख नदियाँ सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, वहाँ से किस प्रकार उनका जन्म होता है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, नदियों के विभिन्न रूप कैसे हैं, नदियाँ किस प्रकार जब हिमालय पर होती हैं तो वे अपनी बाल लीलाएं, अपनी अटखेलियाँ करती हैं। वही नदियाँ जब समतल मैदानों पर जाती हैं तो उनका रूप बिल्कुल बदल जाता है। हमने यहाँ यह भी जाना है बच्चों कि किस प्रकार हिमालय का, नदियों का तथा समुद्र का क्या रिश्ता है। हमने ये जाना था कि हिमालय यहाँ नदियों का पिता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ उसकी बेटियां हैं तथा यही नदियां जब समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो समुद्र ने मानो उनकी बेटियों को अपना लिया है। तो इस प्रकार ये समुद्र उनका हिमालय का दामाद कहलाता है, अर्थात सन इन लॉ कहलाता है। तो बच्चों, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हिमालय की बेटियां पाठ हम आरंभ करते हैं। मैं आपको यहाँ एक कविता से, जो कि गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता है, इसकी कुछ पंक्तियाँ हिमालय के विषय में सुनाना चाहती हूँ ताकि आपको ये पाठ और अधिक रोचक लगे। इतनी ऊंच की चोटी कि सकल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। अंबर से सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन, तर वरन वरन मुख निवारण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा एक और पंक्तियाँ सुनाऊंगी। जैसा यह अटल अडिग अविचल, वैसे ही है भारतवासी, है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे। गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो बच्चों, चलिए हम आरंभ करते हैं हमारे पाठ का तीसरा अंश, जो कि इसका आखिरी अंश है। तो चलिए आरंभ करें। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा। बच्चों, यहाँ मैं आप लोगों को कालिदास, जो कि हमारे संस्कृत के बहुत बड़े महाकवि रहे हैं, और मेघदूत नाम की इनकी जो ये काव्य रचना है ये बहुत प्रसिद्ध है। कालिदास जी ने उस मेघदूत में, आप समझ सकते हैं शब्द से ही पता चलता है, मेघदूत अर्थात वे मेघ को अपना दूत बनाकर किसके पास भेजते हैं? वेत्रवती नदी के पास, जिस नदी का नाम
बेतवा भी आज कहलाता है। और क्या कहते हैं उसमें मेघदूत के द्वारा? वे कहते हैं कि तुम जो मेरा प्रेम का प्रतिदान, तुम मेरे प्रेम का प्रतिदान देते जाना। अर्थात नदी को वे अपनी प्रेयसी से नदी को अपनी प्रेयसी मानते, प्रेयसी अर्थात अपनी प्रेमिका मानते हैं, और कहते हैं कि तुम मेरे प्रेम का संदेश उसे देते जाना। और बादल किस प्रकार संदेश देगा बच्चों? बादल के पास क्या है? बादल के पास पानी है, और जब वो अपना पानी उन नदियों में बरसाएगा तो मानो मेघदूत की जो प्रेयसी है, मेघदूत अपनी जो बात अपनी प्रेयसी से कहना चाहते हैं कालिदास जी, वो मेघदूत के द्वारा उनकी प्रेयसी तक पहुंच जाएगी। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रेयसी अर्थात प्रेमिका। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी कभी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। अर्थात यहाँ लेखक ये बताना चाहते हैं कि जब वे इन प्रकृति के विभिन्न अवयवों को देखते हैं, बादल को देखते हैं, हिमालय को देखते हैं, नदी को देखते हैं, तो उन्हें कालिदास जी की जो वो मेघदूत की रचना है, जिसमें उन्होंने अपने प्रेमी और प्रेमिका की बातें कही हैं, उसमें वे बादल को मेघदूत बनाकर ये कहते हैं कि तुम जाना मेरी प्रेयसी को मन की बात कह देना। तो यहाँ नदी को उन्होंने प्रेयसी कहा है और बादल को उन्होंने दूत बनाकर भेजा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बच्चों, आज ही नहीं, नदी को लेकर पहले भी हमारे कवियों ने, रचनाकारों ने बहुत सी रचनाएं की हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों कि इस प्रकार यहाँ लेखक नागार्जुन को महाकवि कालिदास की वो बात याद आ जाती है कि उन्होंने भी कभी नदी का ये रूप देखा होगा। दरअसल जो कोई भी नदी को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगन के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर का मतलब ये है बच्चों कि नदी के दो अलग अलग रूप हैं। ये आप भी समझ सकते हैं, ज्योग्राफी में भी आप देख सकते हो, आप गूगल करके भी देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि हिमालय से जब नदियाँ निकलती हैं तो वो अलग रूप होता है, क्योंकि वे उतनी चौड़ाई से नहीं बहती हैं, उनकी गति भी बहुत तेज़ होती है। लेकिन जब ये मैदानों में बहती हैं तो ये बिल्कुल विशाल रूप ले लेती हैं, विराट स्वरूप हो जाता है, ये शांत गंभीर हो जाती हैं। तो इस प्रकार लेखक का कहना है कि जो भी इन्हें पहाड़ों पर देखेगा और मैदानों में देखेगा, वो इस निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचेगा कि ये दो अलग अलग रूप की नदियां कैसे हो सकती हैं। अब हम आते हैं लास्ट पैराग्राफ में बच्चों। काका कालेलकर ने, अर्थात काका कालेलकर ये लेखक हैं जिन्होंने नदी के विषय में क्या कहा है हम देखते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। बच्चों, लोक का अर्थ होता है ये संसार, लोग, माता अर्थात माँ, आप परिचित हैं, लोक माता अर्थात लोगों की माता। बच्चों, मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जो आपकी माँ हैं, आपकी दादी हैं, आपके बड़ी नानी हैं, ये सब लोग क्या करते हैं? ये सभी लोग सभी को सुख पहुँचाते हैं, सभी की सेवा करती हैं, सभी का दुख दर्द अपने में समा लेती हैं तथा पूरे अपने आसपास हर किसी को सुख की अनुभूति कराती हैं।
तो लेखक काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है, क्योंकि ये नदियाँ जब मैदानों में आती हैं, मैदानी इलाकों में, तो ये नदियाँ हर एक की प्यास बुझाती हैं। खेतों की प्यास बुझाती हैं, किसानों की प्यास बुझाती हैं। नदी जो उसमें रहने वाले प्राणी होंगे उनकी प्यास बुझाती हैं। कोई उनके द्वारा व्यापार करता होगा, उनकी प्यास बुझाती हैं। बच्चों, हम ये कह सकते हैं नदियाँ हैं, नदियाँ हमारी सभ्यता प्रमुख कार्य रही हैं, क्योंकि अगर आपने सिविलाइजेशन पढ़ा है, इंडस सिविलाइजेशन, तो आप याद करिए कि उन्हीं सिविलाइजेशन वहाँ पर नदियों के द्वारा ही सभी कार्य पूरे होते थे। लोग उसी नदी किनारे बसते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखक काका कालेलकर जी ने नदी को लोक माता क्यों कहा है। आगे बढ़ें बच्चों। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। लेखक नागार्जुन कहते हैं कि माँ बनने से पहले कोई भी पुत्री भी होती है, इसलिए वे कहते हैं क्यों ना हम इन्हें पुत्री के ही रूप में पहले देख लें। और ये सत्य भी है, क्योंकि मैदानों से पहले ये नदियाँ हिमालय पर हमें पुत्री के रूप में दिखाई देती हैं। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी अर्थात प्रेमिका, हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। बच्चों, कवियों ने, लेखकों ने नदी को विभिन्न नाम दिए हैं। किसी ने माता, किसी ने बहन, किसी ने बुआ, किसी ने दादी। और यहाँ लेखक कहते हैं कि यदि हम नदी को अपनी प्रेमिका मान लें तो क्या बुराई है, क्योंकि प्रेमिका भी तो वही होती है कि अपने प्रेमी के मन की सारी बातें जानकर उस पर अपना प्यार लुटाती है। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, अर्थात लेखक ये भी कहते हैं कि हम नदियों को बहन भी कह सकते हैं। आप स्त्री के विभिन्न रूप हैं बच्चों, और स्त्री में वो शक्ति होती है, एक अलग ही बात होती है जो सबको एक प्रेम के धागे में पिरोए रखती है। तो इस प्रकार हम उन्हें नदी को बहन का भी नाम दे सकते हैं, ऐसा लेखक नागार्जुन का कहना है। अब हम देखें, लेखक अपनी एक दिन की किसी घटना का वर्णन करते हैं बच्चों। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, अर्थात लेखक का भी मन ऐसा ही हुआ था। थोलिंग, थोलिंग कौन सा स्थान है? तिब्बत का, तिब्बत की बात की जा रही है। मन उचट गया था, अर्थात लेखक का मन उदास था। तबीयत ढीली थी, उनका स्वास्थ्य उस दिन ठीक नहीं था। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, अर्थात वे सतलुज नदी के किनारे, तिब्बत से वहाँ से बहने वाली नदी, और वहाँ जाकर वो सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। लेखक ने क्या किया? नदी के किनारे बैठे और अपना पैर नदी में लटका दिया। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील का अर्थ क्या है बच्चों? जो हमेशा प्रगति करता है, जो हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। तो नदी का भी जल कैसा है? नदी का जल कहीं एक स्थान पर नहीं ठहरता है, नदी का जल हमेशा आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो हम ये देखते हैं कि लेखक इस प्रगतिशील जल में, सतलुज नदी के जल में जब अपना पैर डालते हैं बच्चों, तो उस जल ने असर डालना शुरू किया। कैसा असर हुआ लेखक का? लेखक पर तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। बच्चों, नदी में
वो शक्ति है। और चूंकि नदी को माँ कहते हैं, आप देखिए हम गंगा को भी गंगा मैया के नाम से जानते हैं, तो हमारे यहाँ नदियों को देवी का रूप माना गया है, नदियों को पूजा जाता है, नदियों को पवित्र माना गया है। ये आज से नहीं है, ये सदियों से ये परंपरा चली आ रही है बच्चों। तो इस प्रकार जब लेखक एक दिन उदास थे, अपना बहुत उनका मन खिन्न था, तो वे उसी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं, अपना पैर उसी नदी में डाल, धीरे उस पानी सर दिखाई देने लगता है। लेखक का तन और मन दोनों ही ताज़ा हो जाता है और उनकी जो सारी थकान थी, जो सारी उदासी थी, वो दूर हो जाता है। और अचानक ही वे एक गीत गुनगुनाने लगते हैं। बच्चों, ये गीत आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर के एंडिंग में लिखा है। उसी गीत की 4 पंक्तियां मैं आपको सुना रही हूँ, जो कि लेखक अपने मन में गुनगुनाते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के विचित्र तट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। बच्चों, ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, पढ़कर मन खुश हो जाता है कि कवि ने, लेखक नागार्जुन ने यहाँ सतलुज को अपनी बहन माना है। बहन भी हमेशा अपने भाई की रक्षा की बात सोचती है। रक्षाबंधन के दिन जब वो अपने भाई के हाथों में राखी बांधती है, तब भी वो ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि ये जो रेशमी डोर है, मेरे भाई की हर बला हर संकट से रक्षा करे। तो बच्चों, यहाँ हम ये देखते हैं कि लेखक ने अंत में सतलज नदी को अपनी बहन माना है और अपनी उसी बहन का गुणगान, नदी रूपी बहन का गुणगान करते हुए ये सुंदर बोल उनके मुख से निकल आते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है, कोई डाउट है, तो मैं आपके वो सभी डाउट दूर कर दूंगी। आप बेफिक्र होकर सवाल पूछ सकते हैं। तो बच्चों, चलिए हम प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर देखें, पाठ के प्रश्नोत्तर। सबसे पहला टाइटल है लेख से। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? बच्चों, हमने चैप्टर रीड किया है, वहाँ हमने पढ़ा है कि लेखक नागार्जुन उन्हें संभ्रांत महिला के नाम से बुलाते हैं, बेटियों के नाम से बुलाते हैं, प्रेयसी और बहन के रूप में भी बुलाते हैं या इन रूपों में देखते हैं। सिंधु और दूसरा प्रश्न बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? इस पाठ को पढ़कर आप क्या कह सकते हैं कि लेखक ने कौन सी विशेषताएं बताई हैं? बच्चों, आप जब ये चैप्टर खोलेंगे आपको समझ में आएगा। मैं सिर्फ आपके गाइडलाइन के लिए पॉइंट्स बता रही हूँ। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की 2 ऐसी नदियाँ हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग के रूप में भी बताया गया। बच्चों, अक्सर हमारे यहाँ नदियों को हम माता मानते हैं, तो माता मानने के रूप में वो क्या हो गया? स्त्रीलिंग। ऐसे भी देखिए व्याकरण के अनुसार
जितने भी ई की मात्रा के शब्द से शब्द समाप्त होते हैं वे अधिकतर स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो आगे में क्या इसका पॉइंट्स क्या होगा? पहला पॉइंट तो ये होगा कि इतिहास के आधार पर इन्हें पुल्लिंग कहा गया है, ये एक विशेषता है। दूसरा क्या है? ये ऐसी दो नदियां हैं जो हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से बनी हुई हैं, क्योंकि इनके जन्म की और कोई कहानी नहीं है। कहाँ से बनी हैं ये बनी है हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से। तीसरा क्या है इनकी क्या विशेषता है? इनका रूप विशाल है और बहुत ही विराट है। चौथा पॉइंट क्या होगा? इनका रूप इतना लुभावना है, बहुत मन को इतना लुभाता है कि ये जो समुद्र है, इस समुद्र ने हिमालय की इन दोनों बेटियों को अपने हाथ में ले लिया है, अर्थात अपने में समा लिया है, अर्थात वो हिमालय का दामाद बन गया है। बहुत अपने आप को गर्व महसूस करता है। तीसरा प्रश्न बच्चों, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पाठ जो है ये नदियों पर नदी पर्वत और समुद्र पर आधारित है, पर विशेष रूप से इसमें नदियों की ही बात की गई है। तो चलिए मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ कि नदियों को लोकमाता क्यों कहा गया है। लोकमाता अर्थात लोगों की माता, और माता का क्या गुण होता है? वो हमेशा दूसरों का कल्याण ही करती है। तो चलिए मैं पॉइंट वाइज आपसे डिस्कस कर लेती हूँ बच्चों। पहला पॉइंट, नदियाँ हमें जल देकर जीवन दान देती हैं। ये युगों युगों से पूजनीय हैं तथा मनुष्य के लिए हमेशा कल्याणकारी रही हैं। इनका जल भूमि की शक्ति को और बढ़ाता है। बच्चों यहाँ हम कह सकते हैं कि नदी के जल से सिंचाई होती है तो और ज़्यादा फर्टाइल होती है, हमारे खेत हैं वो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं, उनकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट बच्चों, मानव के आधुनिकीकरण में, अर्थात आज जो हम नया चेंजेस देख रहे हैं, मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नए साधनों का प्रयोग, इन्हीं की सहायता से संभव हो पाया है। तीसरा पॉइंट बच्चों, मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए भी नदियाँ बहुत ज़रूरी हैं तथा वे उनका भी कल्याण करती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नदियों को कालेलकर जी ने लोक माता कहा है। हम यहाँ अगर देखें बच्चों तो एक दो पॉइंट, हम ये उस उत्तर के तो पॉइंट नहीं हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक पॉइंट यहाँ डाल सकते हैं कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का सारा दुख सह लेती है पर हमेशा उसका कल्याण ही करती है, ठीक उसी प्रकार हम नदियों का रूप भी आज देख सकते हैं कि किस प्रकार कारखानों से बहता हुआ सारा प्रदूषण, सारी गंदगी इन नदियों में जाकर मिल जाता है। फिर भी ये जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ हमारा कल्याण ही करती हैं, अर्थात ये नदियाँ अपार दुख सहकर भी हम हमेशा लोगों का भला ही करती हैं, इसलिए नदियों को लोक माता कहा गया है। चौथा प्रश्न देखें बच्चों,
हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, अर्थात किसकी किसकी उन्होंने तारीफ की है। उत्तर क्या हो सकता है इसके पॉइंट? हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, झरनों, हिमालय की बर्फीली चोटियों, बड़े बड़े पर्वतों, हरी भरी घाटियों, विशाल मैदानों, सागरों तथा महासागरों की प्रशंसा की है। बच्चों, इसका अगला हिस्सा जो लेख से आगे के प्रश्न हैं तथा अन्य और प्रश्नों की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बच्चों, मैंने जितने प्रश्नों की चर्चा आपसे आज की है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा जिन जिन कठिन शब्दों की मैंने चर्चा की है उनके अर्थ भी आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखेंगे। फिर से मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती हूँ, जब आप ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप डबल मार्जिन लाइन बनाइए, ऊपर सुंदर बड़े अक्षरों में पाठ का नाम लिखिए, हिमालय की बेटियाँ। उसके जस्ट नीचे आप लिखिए लेखक नागा। फिर आप वहाँ लाइन ड्रॉ करके उसे बंद कर दीजिए। एक लाइन छोड़कर मैंने पाठ में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताए हैं। आप उन शब्दों के 10 से 12 शब्द आप अपने अनुसार चुन सकते हैं और आप उनके अर्थ लिखें और उस पहले पन्ने पर आप सुंदर हिमालय का दृश्य का चित्र बनाइए और उन्हें अपने मनचाहे हल्के नीले रंग से रंग दीजिए। बीच बीच में नदियों की धारा दिखा दीजिए ताकि जो आपकी नोटबुक है वो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। बच्चों, ये तो उत्तर मैंने आपको बताए हैं। एक प्रश्न मैं आपको यहाँ आपके होमवर्क के लिए छोड़े जाती हूँ। आप इसके मुद्दों पर चर्चा कीजिएगा अपने घर पर माता पिता के साथ और पॉइंट्स लिखने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि नदियों से होने वाले लाभों में आप घर पर चर्चा करें और बाद में मैं आपको कहूँगी कि आप इसी पर एक 10 से 12 पंक्तियों का अनुच्छेद लिखेंगे। विषय क्या है बच्चों? नदियों से होने वाले लाभ। थैंक यू सो मच बच्चों। दिए गए सभी कार्यों को आप पूरा करें। तब तक के लिए बाय बाय।